जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अनिरुद्ध सर टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, जो एसबीटी के द्वारा डिजाइन किया हुआ एक बेहतरीन मॉड्यूल है। कैसे हम लोग इस सब्जेक्ट को देखेंगे, इसके बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे। चलिए ये जान लें कि इस सब्जेक्ट में टोटल 5 यूनिट दिया गया है, लेकिन कुछ यूनिट में 2 लेसन का इंटीग्रेशन है, जो हम 1 बाय 1 आपको समझाएंगे। जैसे कि यूनिट 1, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग 2 लेसन का इंटीग्रेशन करके एक यूनिट बनाया गया है। ठीक है, देखिए पहला यूनिट, जिसमें हम आपको समझाने वाले हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है। कुछ टॉपिक का नाम एसबीटीई सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, लेकिन एमसीक्यू वहां से आता है, इसलिए हम लोग जड़ से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, सिलेबस के अनुसार सबसे पहले स्टार्ट करना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। किससे? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉमिक थ्योरी। लेकिन हम लोग पढ़ाई जब शुरू करेंगे तो एटम क्या है, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं, उसको समझते हुए हम एटम के जो शुरुआत मॉडल है उसको समझेंगे। एटॉमिक थ्योरी के फाउंडर का स्टेटमेंट समझेंगे, जैसे कि जॉन डाल्टन क्या बोले हैं। जॉन डाल्टन साहब फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कहलाते हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है सबसे पहले हम उसको समझाएंगे आपको, फिर बताएंगे कि एटम का कौन कौन से मॉडल को अलग अलग साइंटिस्ट हम लोगों के सामने रखें। उन मॉडल को एक्सप्लेन करने के दौरान हम लोग जे थॉमसन साहब का वाटरमेलन मॉडल के बारे में जिक्र करेंगे, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे रदरफोर्ड साहब के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे। उसके बाद आएंगे रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल पे, क्योंकि आप प्रीवियस किसी क्वेश्चन को उठा के देखिएगा तो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग भी दिया हुआ है, जबकि सिलेबस स्टार्ट ही है रदरफोर्ड के मॉडल से, लेकिन हम लोग इसलिए पीछे से लेके ही चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसको समझेंगे। इसका कुछ की पॉइंट समझते हुए हम पहले डिस्कस करेंगे पूरा के पूरा अमेरिकन वैज्ञानिक नील्स बोर्स का एटॉमिक मॉडल को, जहां उन्होंने बताया है एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट को। उस कॉन्सेप्ट को डील करेंगे और उस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग पूरे तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एनालिसिस करेंगे फिर, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाएंगे। क्लियर है? क्योंकि बोर साहब का जो एटॉमिक मॉडल का एनालिसिस किया गया है, उसी के बाद आप हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का एनालिसिस कर सकिएगा। जब यहां तक समझ लेंगे तब फिर हम वापस आएंगे एक बहुत ही मेजर टॉपिक पे, जिसका नाम है क्वांटम नंबर। ये सेट ऑफ नंबर्स होता है जो एटम के इलेक्ट्रॉन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है, ये क्वांटम नंबर 4 तरह का होगा। ये चारों क्वांटम नंबर को हम समझेंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम। इस क्वांटम नंबर को समझने के बाद हम तुरंत चलेंगे पॉली एक्सक्लूजन को समझने के लिए। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो बताता है क्वांटम नंबर के कुछ आंतरिक बात को, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। पॉली एक्सक्लूजन समझने के बाद हम जितने भी टॉपिक के ओर आगे बढ़ते जाएंगे, सबका सेंटर ऑफ पॉइंट क्वांटम नंबर ही होगा। जैसे कि अफबाओ प्रिंसिपल, हुन्स रूल, है ना। आपको हुन्स रूल में सिर्फ हुन्स रूल नहीं देखना है, बल्कि मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ हुन्स रूल दिखाएंगे। जनरल हुन्स रूल नहीं पढ़ना है,
पूरा कंप्लीटली पढ़ते हुए हम अबव प्रिंसिपल पे आएंगे, फिर अबव प्रिंसिपल बता करके हम 1 से लेकर के 30 तक के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। इतना कर लिए, उसके बाद हम आएंगे इसमें तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की ओर। किधर आएंगे? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की ओर आएंगे। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस समझते हुए हम लोग एक अगले स्टेप में चलेंगे। एक अगला स्टेप जो होगा वो सीधा आपका चलेगा नया टॉपिक में, जिसका नाम होगा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब पहला यूनिट का दूसरा पार्ट, पहला तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, दूसरा है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, जहां हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में क्या क्या इफेक्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसके लिए कुछ रूल्स होता है जो कि इसमें नहीं मेंशन किया गया है। कुछ मेंशन है, कुछ मेंशन नहीं है। जैसे मेंशन नहीं क्या है तो ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, ये सब मेंशन नहीं है, लेकिन उसके बगैर आप आगे का टॉपिक नहीं समझ सकिएगा। तो इसीलिए जो मेंशन नहीं भी है उसको समझना है। क्या समझना है? ऑक्टेट रूल क्या होता है, डुप्लेट रूल क्या होता है, फिर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये 3 टॉपिक को हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसका पीरियोडिक टेबल में क्या इफेक्ट होगा उसको पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वहां से आता है। सिलेबस में कहीं नहीं दिख रहा है वो टॉपिक। आप पिछले 3 साल का ऑब्जेक्टिव उठा के देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव वहां से रहेगा। ठीक है, इस बार नहीं आया, लेकिन 2 बार का पिछले का देख लीजिए, आया है। इसलिए उस टॉपिक को कवर करते हुए ही हम लोग इसमें आएंगे, जहां आपको पढ़ाया जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जैसे कि आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, किस तरह के नेचर को वो शो करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज क्या है, कंप्लीट। फिर आएंगे कोवैलेंट बॉन्ड की ओर, जहां हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसका नेचर क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इतना ही नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड में उसके टाइप भी पढ़ेंगे। और कौन कौन? तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये 2 तरह का कोवैलेंट बॉन्ड होगा। दोनों तरह के कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे एक चीज और छिपा हुआ है जो नहीं दिया सिलेबस में, लेकिन वो बात करना होगा। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का क्लासिफिकेशन करेंगे हम नंबर ऑफ बॉन्ड के आधार पे, कि सिंगल बॉन्ड है तब कौन सा है, डबल बॉन्ड है तब कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है तब कौन सा है। उससे भी ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन दे देता है, सिलेबस में कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव दे देता है कि बेंजीन में कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड। ये तभी निकाल पाइएगा जब आप नंबर ऑफ बॉन्ड का एनालिसिस कीजिएगा। उसके बाद हम सिग्मा और पाई बॉन्ड का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसके एनालिसिस के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर डायपोल का इफेक्ट देखेंगे। इन इफेक्ट को समझने के बाद हम लोग के दिमाग में सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पहले पढ़ाए हुए हैं उसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे। क्या इफेक्ट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड में समझेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड एक अलग टॉपिक आ जाएगा, उसको पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप को ही पढ़ेंगे। टाइप में आपको इंटर और इंट्रा दोनों तरह का पढ़ना होगा। और सबसे बड़ी बात वहां पे ये बारीकी ध्यान रखना होगा कि इंट्रा बॉन्ड कौन सा है और इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्या कि सबसे अंतिम पड़ाव होगा इस यूनिट का हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आप ये सीखिएगा कि 2 ऑर्बिटल के मिलने से नया जो ऑर्बिटल बन रहा है वो किस नेचर का होगा, उससे जो कंपाउंड बन रहा है उसका शेप क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, कितना एंगल बनेगा, ये सब चीज सीखते हुए पहला यूनिट खत्म। ठीक है, और यूनिट खत्म करते के साथ ऑब्जेक्टिव बनाना भाई, क्योंकि
लास्ट के लिए 100-200 ऑब्जेक्टिव से केमिस्ट्री में दिक्कत होता है, बार बार केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यूनिट 2 में आएंगे, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें आप लोग को हम लोग के लाइफ में जो सबसे इसेंशियल कंपाउंड है, जिसका नाम है वाटर, उसी का पूरा एनालिसिस किया जाएगा कि वाटर होता क्या है, पृथ्वी पर वाटर कितना है, हमारे ह्यूमन बॉडी में वाटर कितना है। अरे जो चीज नहीं दे है ना इसमें, वो सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि वाटर शरीर में कितना होगा। हमारे शरीर में तो छोड़ो, हाथियों के शरीर में पूछ सकता है, इसलिए इस बार हाथियों के शरीर वाला बता देंगे, पूरा जानवर में कितना होता है बता देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जानना जरूरी है कि वाटर में हम कहां कहां से लाके क्या क्या कर सकेंगे, मतलब वाटर का यूटिलाइजेशन क्या होगा और सोर्स ऑफ वाटर क्या होगा। वाटर हम किन किन जगह से लाएंगे और लाने के बाद उसका कौन कौन सा हम ऑपरेशन कर सकेंगे, ठीक है। जैसे कि ऑपरेशन में क्या सीखना है, तो वाटर में जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जिसके द्वारा साबुन नहीं बनेगा, मतलब वाटर का एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो साबुन बनकर झाग बनने से रोक दे, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हार्डनेस ऑफ वाटर कहेंगे। साबुन का झाग उसके कारण नहीं बन पाता है, तो उसका क्या कारण है वो सीखेंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर सीखने के बाद हम लोग उसका दूर करने का तकनीक देखेंगे कि वाटर का हार्डनेस को कैसे दूर करें, हार्डनेस का यूनिट कौन कौन सा होगा, कितने तरह का हार्डनेस होगा। ये सब सीखते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, जिसमें क्लार्क्स रीएजेंट प्रोसेस के द्वारा क्लार्क्स रिएक्शन किया जाएगा। फिर सोडा लाइम प्रोसेस, सोडा एस प्रोसेस, कुछ कुछ टॉपिक दिखी वो नहीं करेगा इसमें, खाली सॉफ्टनिंग टेक्निक लिखा हुआ है, लेकिन 4-5 को पढ़ना है। परम्यूटेटिव प्रोसेस पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब भाई सब्जेक्टिव में भी उससे आता है, ऑब्जेक्टिव भी उठा के देता है, इसीलिए उन टॉपिक को पढ़ना है। इसको आसान करते हुए पढ़ते हुए लास्ट में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी देखेंगे कि पानी में ऑक्सीजन जो होगा वो कितना होगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे ताकि पानी में उपस्थित इंप्यूरिटी का अनुमान लगाया जा सके, कैलकुलेशन किया जा सके। तो इसके लिए जो पैरामीटर है वो है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसको पढ़ेंगे। और इन सब को पढ़ने के बाद हम एक सबसे खास और लॉन्ग टाइप में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके चलेंगे, जिसका नाम है ईडीटीए मेथड। ईडीटीए मेथड जिसका इस्तेमाल हम लोग वाटर के हार्डनेस का कैलकुलेशन करने के लिए करेंगे। इसका थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल अप्रोच बनाने के बाद न्यूमेरिकल जरूर बीओडी सीओडी का पढ़ेंगे। साफ साफ सिलेबस में मेंशन है कि न्यूमेरिकल जरूर है, सिंपल न्यूमेरिकल होना चाहिए इसका बीओडी सीओडी का। तो न्यूमेरिकल आ सकता है, आता है, इसीलिए न्यूमेरिकल इसका प्रैक्टिस करना है। यूनिट 2 के बाद एक और बड़ा यूनिट आया, मतलब एक बड़ा यूनिट के बाद एक छोटा यूनिट, फिर बड़ा यूनिट। ये तीसरा बड़ा यूनिट क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल। ये यूनिट भी 2 लेसन का कॉम्बिनेशन है। इसमें इंजीनियरिंग मटेरियल है, जिसमें पहला टॉपिक है मेटल्स एंड एलॉयज, पहला पार्ट है मेटल्स एंड एलॉयज, और दूसरा पार्ट है नॉन मेटालिक मटेरियल, या नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग भी बोल सकते हो, इंजीनियरिंग मटेरियल बोल सकते हो, ठीक है। तो पहला पोर्शन में क्या पढ़ना होता है कि किस तरह से हम मेटल को प्राप्त कर सकते हैं, नेचुरल अकरेंस क्या होगा मेटल के एक्सट्रैक्शन का, हम मेटल को ओर्स से एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सा स्टेप का यूटिलाइजेशन करेंगे, कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करेंगे। उस स्टेप को क्लियरली समझने के लिए हम लोगों को मेटलर्जिकल ऑपरेशन समझना होता है, जो कि हम आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाएंगे। उस फ्लो चार्ट को समझने से आपका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपके सिलेबस में दिया गया जो एक्सट्रैक्शन है आयरन और कॉपर, वो इजीली निकाल लीजिएगा, इजीली खुद से करना सीख जाइएगा।
उसके बाद एक आएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का भी एक्सट्रैक्शन हम पढ़ेंगे। और उन एक्सट्रैक्शन को पढ़ने के लिए हम ये भी देखेंगे कि कौन से ओर्स से कौन सा मेटल निकलता है, कितने तरह के ओर्स होते हैं, ओर्स को समझते हैं, मेटल के एक्सट्रैक्शन को समझ लेंगे। उसके बाद हम एलॉय वाला सेक्शन में आते ही फेरस नॉन फेरस एलॉय पढ़ेंगे, दो तरह का एलॉय पढ़ेंगे। एलॉय बनाया क्यों जाता है वो पढ़ेंगे, एलॉय बनने से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में इंप्रूवमेंट होगा मेटल का वो देखेंगे। देखो ये सब चीज सिलेबस में लिख ले नहीं है, लेकिन सिलेबस का पॉइंट देख के हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, हम लोग को पूरा देखना होगा यूनिट 3 का इंजीनियरिंग मटेरियल का अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग सेकंड दौर में आएंगे। वो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड दौर क्या है, तो नॉन मेटालिक मटेरियल, जिसमें आपको पढ़ना है प्लास्टिक क्या होता है ना। देखे होगे प्लास्टिक का कुर्सी देखते होगे, प्लास्टिक का डेकोरेटिव सामान देखते होगे, आर्टिकल्स देखते होगे, तो उन सब चीज को कैसे हम लोग बना लेते हैं, वो तो आसानी से मिल जाता है मार्केट में, लेकिन वो बनता कैसे है प्लास्टिक, ये हमको यहाँ पे पढ़ना है। प्लास्टिक किस किस कंपोजिशन से बना होता है, उसमें जो रेजिन होता है यानी बाइंडर होता है, पिगमेंट होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कितना क्वांटिटी होता है, ये सब बारीकी को सीखना होगा। इस छोटा छोटा बारीक पॉइंट से ऑब्जेक्टिव आता है। प्लास्टिक पढ़ेंगे, रबर पढ़ेंगे, रबर का वल्केनाइजेशन पढ़ेंगे, मोनोमर्स और पॉलीमर को जानते हुए हम पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़ेंगे और थर्मोप्लास्टिक पढ़ेंगे। प्लास्टिक का नेचर समझते हुए बहुत तरह के पॉलीमर को पढ़ना है, जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स है नायलॉन, नायलॉन भी बहुत तरह का आता है, जिसमें तीन ही को आपको पढ़ाएंगे हम, नायलॉन 66, नायलॉन 6, नायलॉन 11। सिलेबस में सिर्फ नायलॉन 66 दिया है, ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा ना तो नायलॉन 6 नायलॉन 11 से ही पूछेगा, इसीलिए तीनों पढ़ के जाना है। सिलेबस में सिर्फ नायलॉन लिखा है और बहुत लोग सिर्फ नायलॉन 66 ही पढ़ता है, लेकिन नायलॉन का तीनों पोर्शन पढ़ के जाना है आपको। फिर आपको पढ़ना क्या होता है, ऑर्लोन क्या होता है, बैकेलाइट क्या होता है, पॉलीथीन कैसे बनता है, पॉलीस्टाइरीन कैसे बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनता है, ये सब चीज पॉलीमर में आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और यूनिट 3 खत्म करके हम फिर चौथा यूनिट में आएंगे, जिसमें भी 2 लेसन का कॉम्बिनेशन है। चौथा यूनिट में फ्यूल का केमिस्ट्री पढ़ना होगा और लुब्रिकेंट का केमिस्ट्री पढ़ना होगा। ये अच्छी बात है कि लुब्रिकेंट ज्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन फ्यूल बहुत पूरा दे दिया है। फ्यूल में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फ्यूल का डिफिनेशन क्या है, तो ये तो बच्चा का चीज है, समझना जरूरी है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि एक आइडियल फ्यूल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया कंपलसरी है, समझे। और इससे ऑब्जेक्टिव आता है, आइडियल फ्यूल होने का क्राइटेरिया से ऑब्जेक्टिव उठा के देता है। फिर आएंगे हम कहा कि फ्यूल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम बात कर रहे थे, उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा जिसको बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। अब इस कैलोरीफिक वैल्यू एक टर्म को पकड़ के कि बहुत नचाएगा। कैलोरीफिक वैल्यू का टाइप कौन कौन, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लो कैलोरीफिक वैल्यू, ये दोनों पढ़ के इसको निकालने का 2 मेथड सीखना होगा। एक थ्योरेटिकल मेथड जो कि ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला के अंतर्गत दिया हुआ है, ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला से निकलता है। दूसरा बॉम्ब कैलोरीमीटर, जिससे आप इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी भी फ्यूल का आप कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट कर पाइएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आप कैलोरीफिक वैल्यू सीखिएगा। उसके बाद यही नहीं रुका है पढ़ाई, गाड़ी यानी कि व्हीकल्स में जो फ्यूल यूज होता है उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। यहां पे हम क्या क्लैरिफाई करेंगे कि पेट्रोल इंजन में जो फ्यूल यूज करते हैं उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फ्यूल के नॉकिंग को मिनिमाइज करता है, यानी कि इंजन में जो साउंड क्रिएट होने लगता है उसको रोकेगा। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टेन नंबर। पेट्रोल इंजन के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं ऑक्टेन नंबर, और डीजल इंजन को
समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे C10 नंबर, ऑक्टेन नंबर, C10 नंबर पढ़ के फ्यूल का टॉपिक कंप्लीट। फिर आ जाएंगे लुब्रिकेंट में। लुब्रिकेंट में क्या है करना कि लुब्रिकेंट क्या होता है, उसके सब टाइप को हम पढ़ेंगे, तीनों टाइप को पढ़ेंगे। फिर तीनों टाइप में किसका इस्तेमाल कहां पे होता है, कब होता है, किस मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार होता है, उसको समझेंगे। फिर लुब्रिकेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें से आपको पढ़ाते हैं ऑयलनेस क्या होता है, वोलाटिलिटी क्या होता है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, क्लाउड पॉइंट क्या होता है, पोर पॉइंट क्या होता है। ये सब टर्म आएगा आपको लुब्रिकेंट टॉपिक में। फिर अब आप आइएगा लुब्रिकेंट के आगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे लुब्रिकेंट में तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना होगा, जिसमें हम पढ़ाएंगे एसिडिटी नंबर, न्यूट्रलाइजेशन नंबर, सैपोनिफिकेशन नंबर और इमल्सिफिकेशन नंबर। इतना पढ़ के समझ जाइए ये यूनिट का समाप्त, यूनिट 4 भी आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर आइए यूनिट 5 में। ये यूनिट बहुत बड़ा है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में एक स्पेशल टाइप का केमिस्ट्री है, जो जनरल रिएक्शन पे काम ना करके रेडॉक्स रिएक्शन पे काम करता है। तो इसको पढ़ाने से पहले ही एक क्लास पूरा हमको रेडॉक्स रिएक्शन का जाएगा, पूरा रेडॉक्स समझाना होगा, क्योंकि आपको सिलेबस में कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का चर्चा नहीं है। तो जो बच्चे 10th पे आते हैं या 12th करके भी आते हैं, उनको भी हम पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट देंगे, तब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारा मटेरियल जो यूज होता है उसको समझाएंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंट टाइप कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ये सब पैरामीटर दिखाने के समझाने के बाद हम लोग आएंगे लेसन में। इस लेसन में अब हम घुसेंगे, अभी तक जो समझा है वो इस लेसन में नहीं है, लेकिन इस रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर जब इस लेसन में आएंगे तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 पोर्शन में बांटेंगे। कौन कौन पोर्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, कंडक्टेंस और सेल। ये 3 पोर्शन में इसलिए हम बांटते हैं ताकि पढ़ाई आसान लगे और सिस्टमैटिक लगे। तो इस सिस्टमैटिक और प्रॉपर अरेंजमेंट में पढ़ाने के लिए ही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तीनों पार्ट को अलग अलग करके समझाते चलेंगे। पहला होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें आप ये सीखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट को कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, और उसको तोड़ने पे कौन कौन सा इफेक्ट क्रिएट होगा, और उस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने वाला जो लॉ है उसको समझेंगे। तो कौन कौन सा लॉ समझेंगे यहाँ, तो यहाँ पे 2 लॉ मेनली समझना जरूरी है। एक तो अर्हेनियस लॉ, दूसरा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जनरली बच्चा लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लेता है, अर्हेनियस छोड़ के जाता है, लेकिन अर्हेनियस से ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए अर्हेनियस भी पढ़ना है। ठीक है, अर्हेनियस लॉ ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है, अब फैराडे लॉ दोनों चीज के लिए जरूरी है। साथ साथ फैराडे लॉ का न्यूमेरिकल बना के चलना है, क्योंकि फैराडे लॉ का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, इस साल नहीं, इस सेमेस्टर में नहीं आया तो अगले सेमेस्टर वाला पूछ देगा, हो सकता है उसमें पूछा है तो उसके पहले वाला पूछ देगा। लेकिन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों आएगा। क्लियर है, फिर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट करके हम लोग आएंगे कंडक्टेंस की ओर, कि कंडक्शन क्या है, कंडक्टेंस क्या है, इसकी ओर। ठीक है, उसके बाद उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ समझेंगे, मतलब फोकस कर लो, ओम्स लॉ जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का टर्म है, वो चीज यहाँ पे घुस जाएगा। बात समझे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जब फ्लो होता है तो उसमें क्या रोल होता है ओम साहब का, उसको भी समझना पड़ेगा यहाँ पे भाई। फिर ओम्स लॉ के बाद हम ये समझेंगे कि कंडक्शन जो हो रहा है वो मेटल में किस तरह का कंडक्शन होता है और इलेक्ट्रोलाइट में कैसा कंडक्शन होता है। तो इसलिए मेटालिक कंडक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों को अंतर समझा देंगे। वहां से आप लोग आगे बढ़िएगा तो पढ़िएगा कोलरास लॉ। कौन सा लॉ, कोलरास लॉ पढ़ना होगा आपको।
बात समझ में आ रही है? कोलराज साहब इलेक्ट्रोलाइट में आयन के कारण जो करंट बन रहा है उसको समझाए हैं, उसको समझ के हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कोलराज लॉ का एप्लीकेशन क्या है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या है। बात समझ में आई? तो फिर यहाँ पे कंडक्टेंस को थोड़ा सा पॉज करेंगे। पॉज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि सेल में थर्ड पोर्शन में जा रहे हैं। पॉज क्योंकि सेल का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आएंगे फिर से कंडक्टेंस में। सेल का इंट्रो देके हम आपको बताएंगे कंडक्टेंस से रिलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का अंतर। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है ईएमएफ, इसका अंतर समझेंगे। फिर हम इसके अगला पोर्शन में कंप्लीटली इन कर जाएंगे जिसका नाम है सेल। सेल में दो तरह का सेल को हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। एक गैल्वेनिक सेल होगा, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। और सेल को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे कि साल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और जानते हो एक एक टॉपिक एक एक क्लास ले लेगा, इसीलिए रेगुलर पढ़ना, लास्ट में के लिए मत बचा कर रखना क्योंकि एक एक टॉपिक बड़ा बड़ा है। साल्ट ब्रिज भी बड़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत बड़ा है, तो वो दोनों पढ़ाएंगे तब जाकर के आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझने के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल का पूरा फंक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम सेल को यूज के अनुसार दो भाग में डिवाइड करेंगे। प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। उस प्राइमरी सेल में जो जो सेल आता है जैसे कि वोल्टाइक सेल का नाम सुनिएगा, डेनियल सेल का नाम सुनिएगा, फिर लैक्लेंचे सेल का नाम सुनिएगा, ड्राई सेल का नाम सुनिएगा, बटन सेल का नाम सुनिएगा। ये सब प्राइमरी सेल में आता है जिसको हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देंगे, दोबारा उसको हम लोग चार्ज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर आइएगा आप सेकेंडरी सेल में जहां पे आपको ये चीज पढ़ना होगा कि चार्जिंग क्या होता है, डिस्चार्जिंग क्या होता है। जो आप रोज करते हो अपने घर में, मोबाइल चार्ज करते हो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मोबाइल में आयन जमा करते हो। मोबाइल का जो कंटेनर है जिसको बैटरी या सेल के नाम से जानते हो, उसमें आयन जमा करते हो और वही आयन मूव करके करंट देता है जिससे मोबाइल का सारा फंक्शन परफॉर्म होता है। समझ रहे हो ना? तो ये सब चीज समझेंगे हम सेकेंडरी सेल में। सेकेंडरी सेल में आपको पढ़ना होता है लीड एसिड सेल, निकेल कैडमियम सेल, एडिशन सेल। लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार सिर्फ दो ही सेल के बारे में बात किया है, लीड एसिड सेल और फ्यूल सेल सेकेंडरी में। अब प्राइमरी में खाली दिया है क्या, ड्राई सेल। लेकिन पढ़ाएंगे भाई लेक्लेंचे भी, क्योंकि बिना लेक्लेंचे का ड्राई नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ड्राई सेल लेक्लेंचे सेल का मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, तो लेक्लेंचे पढ़िएगा फिर ड्राई पढ़िएगा। फिर आप इधर सेकेंडरी में आइएगा तो लीड एसिड सेल पढ़िएगा, फ्यूल सेल पढ़िएगा और इसी के साथ आप लोग सेल का रिएक्शन सीखिएगा। सेल रिएक्शन के बाद आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना जानना होगा जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएंगे, फिर नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सिखाएंगे और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से न्यूमेरिकल आता है और उसका थ्योरी दी है नर्नेट्स साहब, जिसको नर्नेट्स इक्वेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। नर्नेट्स इक्वेशन कंप्लीट करके समझ लो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन खत्म हो गया, लेकिन इसमें एक लाइन में एक छोटा सा टॉपिक लिख दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। कोरोजन एक अलग चैप्टर हुआ करता था, इसमें सिर्फ नाम लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन पढ़ाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछ देगा जानते हो क्या, एटमॉस्फेरिक कोरोजन से, इसीलिए कोरोजन भी पूरा पढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए ये मत समझना है कि सिलेबस देख के उतार के पढ़ के चल जाओगे सब अच्छा होगा, नहीं। सिलेबस में बहुत चीज हाइडेड है, ये सिर्फ केमिस्ट्री में है, बहुत चीज हाइड किए हुए है। देखो सिर्फ एक लाइन लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, कोरोजन एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब तुम ऑब्जेक्टिव देख लो उठा के, एटॉमिक एटमॉस्फेरिक कोरोजन पूछ रहा है। एटमॉस्फेरिक कोरोजन का दो टाइप होता है, कोरोजन ड्यू टू ऑक्सीजन, कोरोजन ड्यू टू हाइड्रोजन। वो सबसे भी ऑब्जेक्टिव आता है, तो वो सब चीज समझ के हमारे एग्जाम के लिए बढ़ना है। क्लियर है? फिर देखिए ये इतना पढ़ने के बाद आपको कोई टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। और इन सब चीज को पढ़ने के लिए आप फॉलो क्या करना चाहिएगा, तो फॉलो आप या एनसीईआरटी का किताब या तो धनपत राय पब्लिकेशन का आप किताब को फॉलो कीजिए। ठीक है, धनपत राय पब्लिकेशन का जैन एंड जैन का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का बुक आता है, उसको फॉलो कीजिए। या
एनसीईआरटी 11 12 का दोनों किताब को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है बात। इतना ज्यादा किताब नहीं भी चाहो तो कम से कम इसको जरूर फॉलो करो। बात समझ में आ रहा। इस तरह से केमिस्ट्री आपका बहुत ही एक मजबूत जोन में चला जाएगा और आपको भविष्य में भी ये काम आएगा। चलिए फिर मिलेंगे क्लास में। जय हिंद सबको।